स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। सॉलिड स्टेट लेक्चर 6 लेके आए हैं आज। कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर को आगे। पैकिंग एफिशिएंसी लास्ट लेक्चर में कराई थी आपको। आई होप सबको समझ में आया होगा पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से कैसे करते हैं। अब आगे कर रहे हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल की जो डायमेंशन हमने देखी थी साइड वगैरह उसकी, उसको लेके आप किस तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ से हम ये जो हम करने वाले हैं आज, ये एक न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इस पर किस तरीके से करोगे, फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस का आप अटेम्प्ट वो सीखने वाले हैं हम आज। सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन इज ए। जैसे हम पीछे मान के आए थे, अब तक हम मानते आ रहे थे कि कैसी मान रहे हैं, हम ए मान रहे हैं उसको। तो हमने बोल दिया कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम नाप के आए थे यूनिट सेल की लेंथ, वो कितनी आई, यूनिट सेल की एज जो है वो ए है। डी उसकी डेंसिटी है, सॉलिड सब्सटेंस जो उसके अंदर पैक हो रखे हैं उसके, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो पूरी सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी हमने डी मानी है। एम क्या है, मोलर मास है उस सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस का। अब सबको पता है कि यूनिट सेल किस फॉर्म में होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है। तो अगर आपको साइड पता है तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, साइड क्यूब करके निकाल दोगे। यूनिट सेल का मास कैसे निकालोगे, मैंने बोला कि उसके अंदर अगर 10 एटम पाए गए हैं और एक एटम का मास 4 है तो सब बोल देंगे कि 4 × 10 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। उसी तरीके से हमने बोला नंबर ऑफ़ एटम्स इन द यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ़ एटम है उसे मल्टीप्लाई कर दो मास से एक एटम के, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पूरी यूनिट सेल का मास आ जाएगा। यानी कि क्या करके निकाल सकते हो, Z × M करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे Z क्या है, Z है नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, और M क्या है, मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक, अगर आप एटम का मास निकालना चाहते हो तो एटम का मास सबको पता होगा कि कैसे निकाला जाता था। एटम का मास 11वीं क्लास में ये चीज़ सिखाई गई थी। एटम का मास निकालने का तरीका होता है कि मोलर मास को आप एक एवोगैड्रो नंबर होता है Na 6.022 × 10⁻23, आप उससे डिवाइड कर दीजिए। आपके पास में क्या आ जाता था, एटम का मास आ जाता। मतलब पूरे जिस भी सब्सटेंस का आपको एटॉमिक मोलर मास पता है तो आप मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो उसके एक एटम का मास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास निकाल लिया उसका, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर करके। ये आ गया हमारे पास में मास ऑफ एन एटम। अब डेंसिटी निकालना, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अभी ऊपर निकाल के दिखाया कितना था, Z × M, तो पुट कर दिया Z × M, और वॉल्यूम कितनी है, A³। अब m स्मॉल m जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल M अपॉन Na के बराबर है। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, ZM अपॉन Na A³। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहते हो पूरा तो क्या बनेगा, ZM अपॉन Na A³। आप इसी तरीके से याद रखना, A³ Na को याद रखना चाहे वैसे रख लीजिए, ZM अपॉन Na³ ऐसे याद रखोगे तो आसानी रहती है याद करने में, ZM अपॉन Na³। यहाँ पे Z क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स जितने भी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, सबको पीछे सिखा के आ चुके हैं। प्रिमिटिव में 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, इसी तरीके से। और यहाँ पे M मोलर मास है, Na एवोगैड्रो नंबर है, और A आपको गिवन होगा यूनिट सेल की एज लेंथ। ठीक, इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, सॉल्व नहीं कराऊंगा उन्हें क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्लास के बच्चे को दोगे, फार्मूला बता देना बस उसे, वो भी करके दे देगा आपको सॉल्व। ठीक है, तो अगर किसी से ना हो तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को ढूंढ लेना, वो सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन के साथ दे देगा, फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में आप करोगे वो ये है, इसमें क्या बोला गया है, एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब BCC स्ट्रक्चर है, और उसकी एच लेंथ कितनी है, 288 पिकोमीटर है। BCC स्ट्रक्चर आ गया तो सबको पता चल गया होगा यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग। बॉडी सेंटर मतलब एक बॉडी के सेंटर में रखा गया होगा, बाकी 8 कॉर्नर पे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इस केस में, 2 हो जाएंगे, तो Z विल बी इक्वल टू 2। ठीक, आपको एज लेंथ गिवन है पिकोमीटर में तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्जन सबको सिखाए थे 11वीं क्लास में। डेंसिटी सबको दे रखी है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, और आपको ये दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है। ठीक, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे Z की वैल्यू निकालनी है। आप Z मत पुट करिएगा क्योंकि यहाँ पे इसने मास दिया है कुछ अलग, तो वो वैल्यू आप निकलवा रहा है आपसे। आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपको Z फाइंड आउट करना है। ठीक है, D = ZM अपॉन Na³। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जो अभी ऊपर बता के है, D = ZM अपॉन Na और A³। यहाँ पे Z की वैल्यू आपको निकालनी है, M आपको गिवन है। ठीक, उसके बाद में ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू गिवन है, आप पुट करिएगा। एच लेंथ गिवन है 288 पिकोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक,
बाकी ग्राम में डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डेंसिटी आएगी आपकी वो भी किस में आ जाएगी, ग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। ठीक, डेंसिटी तो गिवन है, आपको जेड निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राम पर मीटर क्यूब में डालिए, क्योंकि ये भी ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और ग्राम को कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, पिकोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में। कन्वर्जन मैं नहीं बताने वाला, आप लोग सब समझदार हैं, कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विद एज लेंथ ऑफ दिस, दैट मीन्स एज लेंथ दे दी तो क्या गिवन है, वैल्यू ए की गिवन है आपको ये। इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी भी आपको गिवन है कितनी, डी की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर, आपको एटॉमिक मास निकलवा रहा है कॉपर का, मतलब क्या फाइंड आउट करवा रहा है इस बार एम फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक, आपको वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला लगाओगे फिर से वही, डी इज इक्वल टू ZM/Na क्यूब। क्या क्या वैल्यू गिवन है, देखो बताओ मुझे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे सब लोग, फेस सेंटर है 4 हो जाएगा। एम की वैल्यू सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एम की वैल्यू हमें गिवन नहीं, एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एन ए की वैल्यू सबको पता है 6.022 × 10⁻23, ए की वैल्यू गिवन है ये रही 3.608, और डेंसिटी गिवन है ये रही 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है आपको, कैपिटल एम जो है वो आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है आपका, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कन्वर्जन करने की परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो आप होमवर्क में करेंगे इसी फॉर्मूले पे बेस, वो क्या है, एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास आपको गिवन है, वो क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है जिसकी एज लेंथ आपको गिवन है, मोलर मास गिवन है मतलब कैपिटल एम गिवन है। ठीक, उसके बाद में आपको उसके बोला है कि डेंसिटी जो है वो इतनी है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, जेड फाइंड आउट करना है आपको। अगर आप जेड फाइंड आउट कर लोगे तो जितने भी जेड आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि वो BCC है, FCC है, प्रिमिटिव है या एंड सेंटर्ड है। ठीक, आप फाइंड आउट कर लोगे, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन जैसे बताए हैं वैसे ही करना है। ये ध्यान रखना है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ पिकोमीटर है, यहाँ मीटर है, तो आप पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बाकी वैल्यूज उठा के क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नोटबुक में, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप लोग कॉपी में, क्या है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। क्या है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन सबके अंदर होता है, ऐसी सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन है। इम्परफेक्शन मतलब कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, 100% परफेक्ट कोई भी चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर भले ही बहुत छोटी गलती हो लेकिन गलतियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो सॉलिड्स के अंदर जो हम पैकिंग सीख के आए हैं, उन पैकिंग में किस तरीके की गलतियाँ होती हैं, भाई हमने बहुत सारी पैकिंग सीखी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और प्लेसिंग फर्स्ट लेयर ऑफ द सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर के ऊपर फोर्थ लेयर, इतनी सारी पैकिंग आपको सिखाई गई है। तो वो पैकिंग ऐसा तो होगा नहीं कि एक्यूरेट हो जाए, तो उस पैकिंग में जो भी गड़बड़ होगी, जो भी गलतियाँ होंगी, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स बन सकते हैं, उनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड में। यूजुअली a solid consists of an aggregate of large number of small crystals। small crystals होते हैं, छोटे छोटे मिलके ही बनते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनती थे। These small crystals have defects in them। ये जो small crystals होते हैं इनमें ही defects होते हैं। This happens when crystallization process occurs at a faster or moderate rate। crystallization process जब हम कराते हैं तो सॉलिड के क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो उस वो प्रोसेस अगर फास्ट और मॉडरेट रेट पे होता है तो क्या देखने के लिए मिल जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ आ जाती हैं। तो क्या मैं पूछूं कि अगर मैं स्लोअर रेट पे कराता हूँ क्रिस्टलाइजेशन तो बिल्कुल 100% परफेक्ट सॉलिड बन जाएगा, बिल्कुल, उसमें भी एरर देखने के लिए मिलेंगे, उसमें भी इम्परफेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, बट एज़ कम्पेयर टू दिस वन जिसमें आप फास्ट या मॉडरेट रेट पे करा दें, उसके कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स देख लेते हैं। डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डिफेक्ट्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो ख़राब होगी चीज़, डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट का बस इतना सा मतलब है कि जो हम कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज कर रहे थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या लाइन में क्या आ गई, कोई इरेगुलरिटी देखने के लिए मिल गई। मतलब मैं बोल रहा था कि ए बी टाइप ऑफ पैटर्न लगा रहा था मैं, और गलती से मैंने क्या कर दिया, बी वाले की लेयर में कहीं से एक ए वाला एटम जो है वो फिट हो गया। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से कोई भी इरेगुलरिटी आपको देखने के लिए मिल गई, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो कैसे है, इस तरीके के सॉलिड जो हैं वो इम्परफेक्ट सॉलिड हैं, सॉलिड हैविंग डिफेक्ट्स। डिफेक्ट 2 तरीके के हमारे सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक ही तरीके का डिटेल में पढ़ेंगे, दूसरे तरीके का बस डिफाइन ही जान के छोड़ देंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा पॉइंट डिफेक्ट, क्या होगा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर एटम के आसपास की जगह पे कोई पॉइंट पे
डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो पॉइंट डिफेक्ट बोल देंगे। ये इस एटम की ये लाइन है, इस पूरी लाइन में कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल गया, कुछ पूरी गड़बड़ हो गई एक पूरी लाइन के अंदर, तो उस डिफेक्ट को हम लोग लाइन डिफेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो ये है पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में डिफरेंस। या पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट की डिफाइन भी यहाँ पे लिखी गई है। दीज आर इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। एक किसी एटम या किसी पॉइंट के आसपास कहीं डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा तो पॉइंट डिफेक्ट। एक एटम की लाइन में, पूरी लाइन में देखने के लिए मिल जाए अगर आपको इस तरीके से, तो वो डिफेक्ट कैसा हो जाएगा, एंटायर रो में देखने के लिए मिल जाए तो लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ओनली वी विल बी कंसर्न विद पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट बहुत तगड़ा टॉपिक है। पॉइंट डिफेक्ट भी अलग अलग तरीके का है, तो किस तरीके से पॉइंट डिफेक्ट को समझो। तो 3 तरीके के पॉइंट डिफेक्ट हैं, एक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी पढ़ाऊँगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, बाकी डिटेल नीचे चल के पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है, जो स्टोइकियोमेट्री किसी भी कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री में डिफेक्ट ला दे तो वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। जो स्टोइकियोमेट्री में डिफेक्ट ना लाए वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखेंगे क्या है कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी गई किसी भी सब्सटेंस में, उसकी वजह से जो बनेगा वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं बेसिकली। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो वो आपके फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट भी उसके अंदर ग्रुप करे जा सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट ऑल्दो ये बोल देते हैं कि वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का ही पार्ट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आप बेसिकली 2 पार्ट में ही क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन चाहें तो आप ये भी बोल सकते हो कि 4 टाइप्स हैं। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं, जबकि फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं। ठीक है, क्या है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नीचे। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, शायद मैंने अभी ऊपर भी उल्टा बोल दिया था, शायद एक बार आप प्लेबैक करके चेक कर लीजिएगा। अगर उल्टा बोला है तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट हैं जो स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेंगे सॉलिड की। जो स्टोइकियोमेट्री की सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री सब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो Zn, मैंने बोला कि कोई कंपाउंड है वो क्या है ZnO। ठीक, ZnO। अब ZnO में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि Zn 0.5 हो जाए और O जो है वो 2 हो जाए या 1.5 हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। अगर स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टोइकियोमेट्री सेम की सेम रहती है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टोइकियोमेट्री में चेंज आ रहा होगा। तो ये वो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं जो स्टोइकियोमेट्री को, सॉलिड की को चेंज नहीं करते। इनको इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी बोला जाता है। बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल 2 तरीके का होता है ये, तो बेसिकली 2 तरीके का ही बोलते हैं। बाकी आगे चल के फ्रैंकल और शॉर्टकी भी पढ़ा देंगे। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, नाम से पता चल रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब अपनी जगह पे वैकेंसी कर देना, खाली जगह बना देना। When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect। मतलब मैंने जब भी, सबको पता है लैटिस साइट क्या थी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो स्फीयर था, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता था, उनसे पैकिंग कर रहे थे। उन्हें लगाने की खाली जगह जो थी या पॉइंट जो था उसे लैटिस पॉइंट बोल रहे थे। अगर ये कोई लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट खाली रह जाती है, जैसे ये देखो, ये पैकिंग चल रही थी, इस तरीके से हम लोग स्फीयर पैक करते चले जा रहे थे लेयर्स में, लेकिन यहाँ पे जो एक ये वाली जो जगह है ये खाली रह गई। ये भी एक लैटिस साइट थी, यहाँ पे भी एक स्फीयर हमें रखना था, लेकिन हमने यहाँ रखा नहीं, एक जगह खाली रह गई और ऐसी ये जगह खाली रह गई। इस तरीके से जब जगहें खाली रह जाती हैं, यानी कि लैटिस साइट वैकेंट रह जाती हैं, उनकी जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इस तरीके का डिफेक्ट किसी भी सॉलिड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो हम उस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। अब बात बोलते हैं कि क्या ये डेंसिटी को डिक्रीज कर सकता है सब्सटेंस की? बिल्कुल करेगा भी डेंसिटी को डिक्रीज। क्यों करेगा? क्योंकि स्फीयर देखो, 2 स्फीयर मिसिंग है ना, 2 स्फीयर मिसिंग है तो डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो गई। अगर मैं 2 स्फीयर और ला के यहाँ रख दूँ तो ये जो एटम, ये जो सॉलिड है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स डेंसर हो जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, लेकिन अभी दूरी है इनके बीच में, तो आप बोल सकते हो कि वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, डिक्रीज इन डेंसिटी देखने के लिए मिलता है, जबकि इंटरस्टिशियल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलते हैं अभी आगे, इंटरस्टिशियल क्या होता है।
व्हेन सम कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, एटम या मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर खाली जगह है कहीं, खाली जगह मतलब कहीं भी बीच में घुस के बैठ जाए, कोई भी एक एटम या मॉलिक्यूल कोई बीच की जगह में घुस के बैठ जाए और उस जगह को ऑक्यूपाई कर ले, तो मैं बोलूँगा वो साइट कैसी होती है, इंटरस्टिशियल साइट। सबने पढ़ा है इंटरस्टिशियल स्पेसेस, लेडिक सेल्स, बायो में पढ़ के आए होंगे, जो बायो वाले बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी इस बारे में, ठीक है। चलिए, तो इंटरस्टिशियल साइट में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाता है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है किस तरीके से है उसका डायग्राम यहाँ पे देखिए आप। ये है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या हुआ कि हम लोग इस तरीके से पैकिंग कर रहे थे, ये लाइंस चल रही थी, लेकिन बीच में कहीं खाली जगह पे थोड़ी सी खाली जगह दिखी, तो ये और ये देखिए, ये दो स्फेयर जो हैं वो क्या हो गए, आके इंक्रीज कर आके जगह घेर ली इन्होंने और आके यहाँ पे ये बैठ गए, ठीक है। तो इन्होंने एक्स्ट्रा जगह घेर ली, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑक्यूपाई कर ली, इसलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। वैकेंसीज, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। उसमें वैकेंसी में क्या हो रहा था, वो डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि एटम जो है या स्फेयर जो है वो जगह खाली छोड़ गए थे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ गई। भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डेंसिटी सॉलिड की बढ़ जाएगी। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, वेयरएज वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ओनली नॉन आयनिक सॉलिड्स ये दिखाते हैं। आयनिक सॉलिड्स को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी होती है। ऐसा नहीं होगा कि दो Na पॉजिटिव छोड़ के भाग गए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। या दो Cl नेगेटिव आ गए, जैसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखा हमने कि एटम या आयन आ रहे थे, तो सपोज करो दो Cl नेगेटिव आ गए, तो दो Cl नेगेटिव आ गए, Na पॉजिटिव तो आए नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सकती है? नहीं रह सकती। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए आयनिक सॉलिड वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं दिखा पाते। वो कौन से डिफेक्ट दिखाते हैं? वो फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, इन्हें समझते हैं आप। सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। सबको पता चली गया है कि आयनिक सॉलिड्स ही दिखाएंगे फ्रैंकल और शॉर्टकी। तो द स्मॉलर आयन, यूजुअली कैटायन, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू द इंटरस्टिशियल साइड्स. It creates a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location. क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, देखिए फिगर से समझाते हैं। ये देखिए फिगर फ्रैंकल डिफेक्ट की। क्या होता है कि स्मॉलर आयन सबको पता है यूजुअली कौन सा होता है, कैटायन। कैटायन अपनी जगह छोड़ के किसी खाली जगह, इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो थी उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी जगह खाली कर गया तो वहाँ पे क्या, कौन सा डिफेक्ट बना देगा, वैकेंसी डिफेक्ट। किसी खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लिया तो वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट बना देगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, और यहाँ पे आइए आप लोग, इसमें देखिए ये यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मिसिंग है। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक मिसिंग है, और इस पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। ये देखिए ये रहे वो, ये है वो पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ से निकल के यहाँ कोई एक जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो यहाँ से जहाँ से ये निकला है, जहाँ से ये निकल के चला गया, वहाँ इसने कौन सा डिफेक्ट बना दिया, वैकेंसी डिफेक्ट। और जहाँ पे ये पहुँच गया, खाली जगह इसने यहाँ ऑक्यूपाई कर ली, तो यहाँ कौन सा डिफेक्ट बना दिया इसने, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सब समझ गए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कोई भी स्मॉलर आयन, जनरली कैटायन होता है, वो अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। अपनी जगह पे वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरी जगह पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बना देगा। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम भी है डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्या सब्सटेंस की डेंसिटी चेंज होगी, क्या सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो उसको छोड़ के गया है? नहीं छोड़ के गया ना। नीचे डायग्राम में हमने देखा, क्या वो उसको छोड़ के गया? अभी एक जगह से दूसरी जगह ही तो चला गया है, तो अपने सॉलिड के अंदर ही, तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी फ्रैंकल डिफेक्ट में। फ्रैंकल डिफेक्ट वो आयनिक सब्सटेंस दिखाते हैं जिनके साइज़ में जो है वो लार्ज डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जैसे ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ठीक। इनका Zn पर 2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव का जो साइज़ है वो छोटा है, जबकि सल्फाइड और क्लोराइड का आयन जो है वो साइज़ बड़ा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इनके कैटायन और एनायन साइज़ में लार्ज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, वो ही फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट पे चलते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या बोल रहा है, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड के अंदर। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस और एनायंस इक्वल हो जाते हैं। नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस बिकम इक्वल। क्या होता है कि देखो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो सॉलिड को छोड़ के चला गया।
जब पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी सॉलिड की? नहीं, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव कम हो गए, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा सॉलिड। तो उसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, अनस्टेबिलिटी ना हो जाए इसको रोकने के लिए वो क्या करता है, एक एनायन को भी, ये देखिए यहाँ से इस वाली जगह से देख पाएंगे आप, यहाँ से इस वाली जगह से इसने क्या कर दिया, एक आयन को, कौन सा आयन, एनायन को भी क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस, जो मिसिंग कैटायंस और मिसिंग एनायंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसके अंदर, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर। हो सकता है पहले पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन चला जाए तो एनायन उससे न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए चला जाएगा, अगर एनायन चला गया तो कैटायन उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए चला जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों यानी कि एक एक आयन जो है वो सॉलिड को छोड़ के चले गए, बाहर चले गए यहाँ से। तो बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। Number of defects in ionic solid is quite significant. For example, in NaCl, there are approximately this much pair per centimeter cube at room temperature. अभी तक जितना भी मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट्स बुक से दिए हैं, जहाँ तक अभी तक बताया है वहाँ तक तो आपको पूरा ही लिखना है, कोई भी लेंथी पार्ट नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचोगे, शॉर्टकी डिफेक्ट में आप पहुँचोगे तो आपको ये वाली लाइन्स नहीं लिखनी, आप इन्हें हटा सकते हो। ये वाली लाइन आप हटा सकते हो, अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा, बट ये वाली लाइन्स आप हटा सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए थी यहाँ तक, ठीक। ये भी हटा दीजिएगा। यहाँ से आप फिर लिखिएगा आगे, पॉइंट वाइज बना के लिखना सब बच्चों। शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच कैटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेज। वहाँ हमने क्या बोला था कि डिफरेंट साइज होता है, एनायन और कैटायन का साइज में लार्ज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, वो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। लेकिन कैटायन और एनायन जो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होंगे वही शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और एनायन बिकम्स इक्वल। तो अगर साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो चार्ज में भी डिफरेंस हो जाएगा, और एक कैटायन के जाने पे एक एनायन उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा अगर कैटायन बहुत बड़ा है तो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो कौन से सॉलिड दिखाएंगे, वो सॉलिड्स दिखाएंगे जिनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल या सिमिलर साइज़ होगा उनका, जैसे NaCl, KCl, CHCl और AgBr। AgBr एक्सेप्शन है भाई, AgBr यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, AgBr ऊपर भी एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन करके मार्क कर लीजिएगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट और समझ लीजिए, फिर आपको समझाएंगे डिफरेंस, एक डिफरेंस दिखाएंगे, बढ़िया सा टेबल बनाया, टेबल के बेसिस पे समझाएंगे फ्रैंकल और शॉर्टकी में डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में डिफरेंसेस। पहले इम्प्योरिटी को समझ के ख़त्म कर देते हैं ऐसे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? अगर मॉल्टन NaCl कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज क्रिस्टलाइज्ड, सम ऑफ द साइड्स ऑफ Na पॉजिटिव आर ऑक्यूपाइड बाय Sr2 पॉजिटिव। हमने क्या करा, हमने एक मॉल्टन NaCl लिया। मॉल्टन NaCl मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि पिघला हुआ NaCl लिया है, मॉल्टन फॉर्म में लिया है, घुले हुए फॉर्म में लिया है, उसको मैंने क्रिस्टलाइज कर दिया SlCl2 के साथ में। मतलब मैंने SlCl2 के स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल ला के उसके अंदर डाल दिए। तो क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव की साइड है उसे कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई कर लेता है, Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई कर लेता है। अब ये बताओ मुझे कि जब Sr पे कितने चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, Na पे कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो कितने पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, 2 ही पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए। तो 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 Na पॉजिटिव चले गए, लेकिन आया कितने स्ट्रॉन्शियम, एक ही स्ट्रॉन्शियम आया ना। डायग्राम में देखो आप, यहाँ देखिए, एक तो यहाँ से निकल गया Na पॉजिटिव, एक यहाँ से निकल गया Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव निकल गए Sr2 पॉजिटिव को देखते ही। क्यों? क्योंकि वो 2 पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो चार्ज को बैलेंस कर देगा, वो हम अपने 2 पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, ये 2 पॉजिटिव लेके आ रहा है, ठीक। तो Sr2 पॉजिटिव है तो एक ही तो कैटायन है, तो उसने एक जगह ऑक्यूपाई कर ली, एक जगह क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। एक जगह खाली रह जाएगी तो कौन सा डिफेक्ट बोल सकते हो आप इसे, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह बोल सकते हो, ठीक। तो वो यहाँ पे बोला गया, ईच Sr2 पॉजिटिव रिप्लेसेस 2 Na पॉजिटिव आयन, इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 आयन एंड द अदर साइड रिमेन्स वेकेंट। और दूसरी साइड क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। द कैटायनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयंस। और कैटायनिक वैकेंसी, ये जो वैकेंसी बनेंगी ये कितनी बनेंगी, जितने स्ट्रॉन्शियम आयन आप लेके आओगे। मैं 10 स्ट्रॉन्शियम आयन लेके आऊँगा तो 20 Na पॉजिटिव निकलेंगे, जिसमें से सिर्फ 10 साइड ऑक्यूपाई हो जाएंगी, 10 बची हुई खाली रह जाएंगी। तो जितने स्ट्रॉन्शियम आयंस आएंगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, या कैटायनिक साइड जो है वो वेकेंट देखने के लिए मिलेंगी। कौन से एग्जाम्पल हैं, और इसके अलावा NaCl के अलावा CdCl2 और AgCl हैं जो ये आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट दिखाते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट छोटा ही था, आप ये डायग्राम सब बना के चलेंगे नोटबुक्स में, ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं, फ्रैंकल, शॉर्टकी, ये सब
अगर आप नहीं बनाओगे तो चीज़ें आपको बाद में क्लियर नहीं होंगी। आप इतनी घिचड़ पिचड़ करके मत बनाइएगा, आप भले ही 4-4 लाइन बना लीजिएगा लेकिन बनाना ज़रूर है। ठीक, चलिए अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद इसे शो करिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर पैकिंग एफिशिएंसी पे नहीं बना इस क्वेश्चन इस चैप्टर से तो फ्रैंकल और शॉर्टकी पे बनेगा पक्का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझ के चलिएगा। फ्रैंकल और शॉर्टकी में समझा के आया हूँ, वही मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए डिफरेंसेस की फॉर्म में बच्चे याद आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए टेबल बना दिया है। पहला पॉइंट क्या कहता है, इट अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ वन एटम और अ स्मॉलर आयन। ये क्या हो रहा था, एक एटम या एक स्मॉल आयन अपनी जगह से चला जा रहा था, इसकी वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट देखने के लिए मिल रहा था। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक कैटायन और एक एनायन दोनों अपनी जगह को छोड़ के जा रहे थे। इट अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एटम्स फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस इन स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट्स। स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट्स में ही जाते हैं, एक कैटायन जाएगा तो एक एनायन जाएगा, 2 कैटायन जाएंगे तो 2 एनायन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कैटायन चला गया और आधा एनायन चला गया, 2 कैटायन चले गए और 2.5 एनायन चले गए। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट्स हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट्स में नहीं जाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट्स में ही जाते हैं। डेंसिटी क्या चेंज हो रही थी, फ्रैंकल में नहीं हो रही थी। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, यहाँ देखने के लिए मिल रहा था डेंसिटी डिक्रीज होगी ऑब्वियसली जब 2 आयन, एक कैटायन एक एनायन या और ज़्यादा एनायन जो भी होंगे आयन वो अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे तो डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। मास ऑफ द लैटाइस रिमेन्स कांस्टेंट, मास तो ऑब्वियसली सेम रहेगा। क्यों, कोई भी बाहर नहीं जा रहा था सॉलिड से, वो अपनी जगह छोड़ के वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट बना रहा था, दूसरी जिस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा था वहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बना रहा था। तो क्या नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयंस जो हैं वो अपनी सॉलिड से बाहर जा चुके हैं, सॉलिड को छोड़ के जा चुके हैं। एटम्स और आयंस हैव देयर पोजीशन बट रिमेन इनसाइड द लैटिस, लीव देयर पोजीशन। एटम्स और आयंस अपनी पोजीशन को लीव कर देते हैं लेकिन सॉलिड के अंदर या लैटाइस के अंदर ही रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ एटम या आयन जो होंगे वो लैटाइस को ही छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अगर इन लैटाइस हैविंग लार्ज डिफरेंस इन देयर साइजेस, ये बताई थी बात ऊपर कि लार्ज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा साइजेस के अंदर जिनके सॉलिड के, उसी में आप फ्रैंकल डिफेक्ट बोलोगे। शॉर्टकी में सिमिलर साइजेस के अंदर देखने के लिए मिलता था। एग्जाम्पल ZnS AgCl AgI, NaCl KCl CHCl। ये एक्सेप्शन है दोनों के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया है AgBr और AgBr। आप भी इसे एक्सेप्शन मार्क करके लिख लीजिएगा। AgBr दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कंफ्यूज कर सकते हैं कहीं आपको MCQs वगैरह में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। AgBr कहीं पूछा जाता है तो वो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दिखा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन 1 मार्क्स में MCQ का बन सकता है। AgBr शो विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इस तरीके से आपको डिफेक्ट दे देंगे और या आपसे एक ऑप्शन दे देगा बोथ ए एंड बी, जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों का आंसर होगा। इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा। ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी दोनों डिफेक्ट पढ़ा दिए। कल जब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से हम आगे स्टार्ट कराएंगे। किसी को कोई दिक्कत रही हो वीडियो में तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और नहीं रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। जो बच्चे पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग बढ़िया वीडियोज़ इसी तरीके से देख पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।